हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने शाम शाह तक इसमें कंप्लीट कर दिया था। आज हम उससे आगे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी को पता ही होगा कि अभी हम जो है BS नेगी की जो 2025 में न्यू बुक है उसका पूरा इसमें कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही परीक्षा वाणी की सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है। फ्रेंड्स, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड की जाती है। तो आज हम अब आगे राजा महिपति शाह से आगे पढ़ेंगे। तो राजा महिपति शाह श्याम शाह की कोई संतान न होने के कारण उसके चाचा महिपति शाह गढ़वाल का शासक बना, जो अपने शासन काल में शत्रुओं से जूझते रहे और उन्हें पराजित किया, जिस कारण उन्हें गढ़वाल का गौरवभंजक भी कहते हैं। इनके राज्यारोहण की तिथि हरिकृष्ण रतौड़ी ने 1629 ईस्वी बताई है, जबकि डॉक्टर डबराल द्वारा 1631 ईस्वी बताई गई है। अजय सिंह रावत इसके राज्यारोहण की तिथि 1622 ईस्वी के बाद मानते हैं। महिपति शाह के पिता दुलाराम या राम शाह था। महिपति शाह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक था और मुगल लेखों में इसे अक्खड़ राजा कहा गया है क्योंकि वह शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ था। सी बेसिस ने अली जैसू ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया पुस्तक में एंड्रोंडे का यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। एंड्रोंडे का सहयात्री मॉर्किक्स था, जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए महिपति शाह के समय गढ़वाल आए थे। महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए, जिसका वर्णन एंड्रोडे ने अपने विवरण में किया है। प्रथम अभियान में गढ़वाल सैनिक 12,000 थे, जबकि द्वितीय अभियान में 20,000 सैनिक थे। महिपति शाह ने भूलवंश कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी थी, जिसकी आत्मग्लानि के लिए ऋषिकेश भरत मंदिर में तपस्या की और नागा साधुओं की हत्या का पाप धोने के लिए महिपति शाह ने कुमाऊं के काकुबमोड़ युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। उसके बाद है रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ महिपति शाह ने किया और महिपति शाह ने के सेनापति माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास थे। बनवारी दास चित्रकार मोराराम के वंशजों के पुत्र थे, जो कुमाऊं युद्ध में मारा गया था। रिखोला लोधी ने सिरमौर, तिब्बत एवं गढ़वाल के दक्षिण भाग जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मोलाराम ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा। महारानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी। कर्णावती को ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से भी जाना जाता था। रानी कर्णावती ने देहरादून में करणपुर नगर को बसाया था। यशवंत सिंह कटौच के अनुसार महिपति शाह की पत्नी कर्णावती का वास्तविक नाम करुणावती था। अब उसके बाद यहाँ पर माधो सिंह भंडारी के बारे में हम पढ़ेंगे। माधो सिंह भंडारी का जन्म मथेला टिहरी गांव में गढ़वाल में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू भंडारी था। माधो सिंह भंडारी की पत्नी का नाम उदीना बोरानी था। माधो सिंह भंडारी को गौरवभंजक कहा जाता है क्योंकि इसके एकमात्र पुत्र गजे सिंह की बलि दे दी थी। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर के द्वार पर एक अभिलेख मिला है, जिसमें माधो सिंह भंडारी के पुत्र गजे सिंह व पुत्र वधू मथुरा बोरानी का उल्लेख मिलता है। 1640 ईस्वी में रानी कर्णावती का ताम्रलेख मिला है, जिसमें चमोली के एक हटवाल ब्राह्मण को भूमि दान दी गई थी, जिसमें माधो सिंह भंडारी को साक्षी माना गया। इस ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चीन का तुमुल युद्ध 1640 ईस्वी के आसपास हुआ होगा और इस छोटा चीन तुमुल युद्ध में माधो सिंह भंडारी वीरगति को प्राप्त हुए। माधो सिंह भंडारी की मृत्यु सतलज नदी के तट पर हुई, जो पृथ्वीपति शाह के समय में सेनानायक रहे थे। माधो सिंह भंडारी ने मथेला की गूल का निर्माण किया और मथेला की गूल छेड़ाधार पहाड़ी पर लगभग 225 फीट बनाएगी, जिसे चकमा नदी और डांगन नदी में पानी निकाला गया। अब उसके बाद आते हैं राजा पृथ्वीपति शाह। 1640 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ, जो उस समय लगभग 7 वर्ष का अल्पवयस्क था, जिसकी संरक्षिका महारानी कर्णावती को बनाया गया। पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नगर को बसाया था और पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनाई और वहां का शासक दिलीप शाह को बनाया।
मुगल राजा शाहजहां ने 1655 ईस्वी में खलीफुल्ला कासिम खां के नेतृत्व में गढ़ राज्य की सीमाओं को घेर लिया था, जिसमें चंद राजा बाज बहादुर चंद व सिरमौर राजा मेधांता प्रकाश ने मुगल सेना का साथ दिया। तीनों सेनाओं ने दून घाटी पर विजय प्राप्त की। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शाहजादा सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। इसे अभागा शाहजादा भी कहा जाता है। दारा सिकोह को लघु अकबर कहते हैं, जो सुलेमान सिकोह का पिता था। सुलेमान सिकोह ने 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली और सुलेमान सिकोह को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को गढ़वाल भेजा और उसके बाद जय सिंह के पुत्र राम सिंह को भेजा था। मेदिनी शाह व राम सिंह ने मिलकर सुलेमान सिकोह को दिल्ली दरबार में पेश किया और पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंपा तथा पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दिया था। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह को कहा जाता है। मेदिनी शाह की दिल्ली में 1662 ईस्वी में मृत्यु की खबर औरंगजेब ने पत्र लिखकर पृथ्वीपति शाह को दी। फिर मेदिनी शाह की मृत्यु तिथि के बारे में इतिहासकारों द्वारा 2 तिथियों का वर्णन है। पहली तिथि है 1661 ईस्वी, जबकि दूसरी है 1662 ईस्वी। हाटकोटी की संधि पृथ्वीपति शाह व मंधाता प्रकाश के बीच हुई थी। औरंगजेब का 1665 ईस्वी का पत्र मिलता है, जिसमें वह फतेह शाह को राजा बनने की बधाई देता है। पृथ्वीपति शाह ने लगभग 1664 ईस्वी में गद्दी त्याग कर फतेह शाह को राजा बनाया होगा। 1667 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद उसका पौत्र फतेह शाह गद्दी पर बैठा। ट्रैवनियर ने अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन इंडिया में गणराज्य के बहादुरी की प्रशंसा की है। कुंभ मेले के अवसर पर गंगा स्नान के समय देसी राजाओं के बीच शाह ने कहा कि मेरी गंगा होली तब मेरे पास आली। तब गंगा की चंडी की ओर चली गई थी, जिसे आज भी गंगा जी नीलधारा कहा जाता है। अब उसके बाद रानी कर्णावती के बारे में है। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी महारानी रानी कर्णावती बनी। 1635 ईस्वी में शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल की संरक्षिका कर्णावती थी, जिसने सूझबूझ कर मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे। तब से उन्हें नक्कटी रानी भी कहते हैं। नवाजत खां के साथ सिरमौर के राजा मेधांता प्रकाश की सेना ने भी युद्ध में भाग लिया था। शिव प्रसाद डबराल ने रानी कर्णावती को नागकटी रानी का नाम दिया और निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो डू मोंगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा था। कर्णावती के समय दून घाटी की राजधानी नवादा थी और दून में घाटी में रानी कर्णावती ने करणपुर गांव को बसाया था। अब उसके बाद राजा फतेह शाह का शासनकाल आता है 1665 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक। इनको गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। फतेह शाह का गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है, जिस चित्र में उनकी उम्र 33 वर्ष लिखी गई है। हरिकृष्ण रतोड़ी के अनुसार फतेह शाह की संरक्षिका राजमाता कटौची थी। मतीराम ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा। गुरु बिलास के अनुसार भेंगणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच 1689 ईस्वी में हुआ। फतेह शाह के सम्मान में उसकी तलवार एवं हथियार कई वर्षों तक दावा के बिहार में रखे गए थे। भेंगणी युद्ध का कारण सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश ने गुरु की मित्रता व पुत्री के विवाह के अवसर पर गुरु के उपहारों को लौटाना रहा होगा। भेंगणी के युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, जो विचित्र नाटक किसकी है, तो ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है विचित्र नाटक। फतेह शाह ने अपनी पुत्री का विवाह बिलासपुर के राजा भीमचंद के पुत्र से किया। मेमोर्स ऑफ देहरादून के लेखक GRC विलियम्स थे। मेमोरियस ऑफ देहरादून में लिखा है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और फतेहपुर नामक नगर बसाया। फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जा सकता है, क्योंकि अकबर की भांति फतेह शाह के दरबार में भी नवरत्न थे। अब इनके दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे? एक थे श्री खेत राम धसमाना, श्री सुरेंद्र नंद बर्थवाल,
सुरेशानंद बड़थवाल, श्री हरिदत्त नौटियाल, श्री रुदिदत्त कमोठी, श्री शशिधर डंगवाल, श्री बासवानंद बहुगुणा, श्री सहदेव चंदोला, श्री हरिदत्त थपलियाल, श्री कीर्तिराम कंठोला। फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रालेख लिखवाया था और फतेह शाह नाथपंथी संत बालकनाथ से अधिक प्रभावित एवं अनुयायी थे। फतेह शाह ने गुरु रामराय को अपने दरबार में बुलाया था और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने में मदद की। फतेह शाह ने गुरुद्वारा की आय हेतु 3 गांव खुरबड़ा, राजपुर, चामाशारी दान में दिए थे, जबकि फतेह शाह के पौत्र प्रदीप शाह ने 4 गांव छायावाला, भूजनवाला, पंडितवारी और घाटवाला गुरुद्वारा को दान में दिए थे। मोलाराम के अनुसार फतेह शाह का उत्तराधिकारी उपेंद्र शाह था। उपेंद्र शाह ने लगभग 1 वर्ष तक शासन किया, जो परमार वंश का सबसे कम कार्यकाल था जिसका। उपेंद्र शाह की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी और भक्त दर्शन एवं वॉल्टन फतेह शाह का उत्तराधिकारी दिलीप शाह को मानते हैं, जिसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। रत्न कवि के अनुसार फतेह शाह के समय राज्य में इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। अब फतेह शाह के दरबारी होते हैं यहाँ पर रत्न कवि या श्री क्षेमराज, जटाधर व मतिराम फतेह शाह के दरबारी कवि थे। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता थे। श्री जटाधर या जटाशंकर थे। श्री रत्न कवि का हस्तलिखित ग्रंथ फतेह प्रकाश है। रत्न कवि ने फतेह शाह को अपने ग्रंथ फतेह प्रकाश में हिंदुओं का रक्षक, शील का सागर एवं उद्दंडों को दंड देने वाला बताया है। ग्रंथ वृत कौमुदी या छंदसार पिंगल रचना कवि मतिराम की है और मतिराम का रसराज ग्रंथ श्रीनगर के चित्रकार मंगतराम तुंवर को समर्पित था। कविराज सुखदेव ने अपने ग्रंथ वृत विचार में फतेह शाह की वीरता का वर्णन किया है। फतेह शाह ग्रंथ का संपादन डॉक्टर सूरबीर सिंह ने किया और फतेह शाह यशोवर्मन पुस्तक के रचयिता रामचंद्रन थे। फतेह शाह की कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण व नीलकंठ या जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की थी। इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल नामक पुस्तक श्री राम गोपाल की है। अब उसके बाद राजा प्रदीप शाह आते हैं। लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्कों के आधार प्रदीप शाह का शासनकाल 1717 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक था। प्रदीप शाह के मिले दानपत्र के आधार पर 1717 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक माना गया है। प्रदीप शाह की संरक्षिका कनक देई एवं इनके पिता का नाम दिलीप शाह था। डॉक्टर डबराल के अनुसार प्रदीप शाह के समय मंत्रियों का सशक्त गुट था, जिसमें पुरिया नैथानी का नाम मिलता है। प्रदीप शाह का दीवान रघुपति चौथा था और प्रदीप शाह के वजीर का नाम चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिष्ट था। प्रदीप शाह का बख्शी विद्याधर डोभाल था। प्रदीप शाह का दरबारी कवि मेधाकर शर्मा था, जिसने रामायण प्रदीप की रचना की। प्रदीप शाह ने चित्रकार मोराराम तोमर को संरक्षण प्रदान किया। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा को हटाकर धामुवाला कर दी थी। प्रदीप शाह के समय दरबारी संयंत्रों में 5 भाई कठैतों का नाम आता है। ये सादर सिंह कठैत के पुत्र थे। इन 5 का वध पौड़ी के पंच भैया खाल में किया गया। प्रदीप शाह के समय कुमाऊं पर 1743 ईस्वी में रोहिला आक्रमण अली मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था और रोहिलों ने कल्याण चंद चतुर्थ से संधि करते हुए 3 लाख रुपये की मांग की। इस राशि को प्रदीप शाह ने उधार देकर कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता की थी। सहारनपुर के रोहिला सरदार नजीब खां ने 1757 ईस्वी में दून पर आक्रमण किया और 1757 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक दून पर नजीबुद्दौला या नजीब खां का अधिकार रहा था। प्रदीप शाह का कार्यकाल चंद एवं पवार वंश की मृतता के लिए माना जाता है। प्रदीप शाह की 2 ताम्र मुद्राएं या तिमासी, जिन्हें लखनऊ के राज्य संग्रहालय में रखा हुआ है, जयपुर राजा सवाई जयसिंह व प्रदीप शाह ने अपने अपने वकील दोनों राज्यों में नियुक्त किए थे। यह इनके विदेशी संबंधों को दर्शाता है। प्रदीप शाह के दीवान रघुपति द्वारा शबलीगढ़ के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। अब उसके बाद राजा ललित शाह आते हैं। ललित शाह 1772 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके समय कुमाऊं का शासक
दीपचंद था। राजा दीपचंद की जीवित अवस्था में कुंवर मोहन सिंह रौतेला ने 1777 ईस्वी में स्वयं को कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया था। ललित शाह के समय सिखों ने दो बार 1775 ईस्वी और 1778 ईस्वी में देहरादून पर आक्रमण किए। ललित शाह व सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध 1779 ईस्वी में हुआ। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था। बगवाली पोखर का युद्ध भी 1779 ईस्वी में ललित शाह व मोहनचंद के बीच हुआ और ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। मोहन सिंह युद्ध में भाग गया था। ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया और हर्षदेव जोशी को प्रद्युमन शाह का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रद्युमन शाह ने अपने आप को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया, जबकि प्रद्युमन शाह डोटियाली रानी का पुत्र था। ललित शाह के 4 पुत्र हुए: जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। ललित शाह की मृत्यु हवालबाग के दुलंडी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण हुई। ललित शाह का उत्तराधिकारी जयकृत शाह था। अब उसके बाद राजा जयकृत शाह आते हैं। जयकृत शाह क्यूंठली रानी का पुत्र था, जो 1780 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। बैकेट की सूची में जयकृत शाह के राजारोहण एवं शासन का समय 1780 से 1786 ईस्वी तक माना गया है और डॉक्टर मुकंदीलाल के अनुसार 1780 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक माना गया है। जयकृत शाह के दरबारी आपस में 2 दलों में बट गए थे, जहां एक और खंडूरी और दूसरी ओर डोभाल दल बन गए थे। जयकृत शाह के समय कृपाराम डोभाल मुख्तार था एवं नित्यानंद खंडूरी फौजदार था एवं वजीर जयदेव डंगवाल था। कृपाराम डोभाल तानाशाही प्रवृत्ति का था, जो गढ़वाल के में तनावपूर्ण वातावरण के लिए जिम्मेदार था। अब उसके बाद है नेगी जाति के सदस्यों में दून के फौजदार घमंड सिंह मियाँ को श्रीनगर बुलाया था, जिसने कृपाराम डोभाल को मारकर स्वयं मुख्तार बन गया था, जिसके बाद राजा घमंड सिंह के हाथों की कठपुतली बन गया था। जयकृत शाह ने सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के यहाँ राजदूत भिजवाया था, जिसने कपरौली के युद्ध में प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह पर विजयराम नेगी की संयुक्त सेना को हराया और श्रीनगर आकर घमंड सिंह का वध कर दिया था। सिख आक्रमण से बचने के लिए जयकृत शाह ने सिखों को राखी नामक कर भी देता था। 1786 ईस्वी में जयकृत शाह ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था। मोराराम के अनुसार मरते समय जयकृत शाह ने प्रद्युमन शाह एवं पराक्रम शाह को श्राप दिया था। जयकृत शाह के समय प्रद्युमन शाह ने अपनी पैतृक संपत्ति श्रीनगर में कुमाऊं के जोशियों से लुटवाई, जिसे गढ़वाल के जोशियाणी कांड के नाम से भी जाना जाता है। जयकृत शाह के समय दून में दूसरा रोहिला आक्रमण 1786 ईस्वी में रोहिला सरदार नजीब जंग के पौत्र गुलाम कादिर ने किया तथा दून को विजित कर वहां का प्रशासक उमेश सिंह को बनाया गया। अब उसके बाद राजा प्रद्युमन शाह आते हैं। बर्दिदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युमन शाह को गढ़वाल व कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया। प्रद्युमन शाह का शासन 1786 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक रहा। प्रद्युमन शाह के शासनकाल के बारे में निम्न तिथियां दी गई है, जिसमें बैकेट के अनुसार प्रद्युमन शाह का शासनकाल 1786 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक, मुकंदीलाल के अनुसार 1785 से 1804 ईस्वी तक दी गई है। रामी व धरणी खंडूरी भाई प्रद्युमन शाह के राज्य में मंत्री थे। हर्षदेव जोशी ने प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया। कुमाऊं विजित करने के बाद 1791 ईस्वी में गढ़वाल के लंगूरगढ़ में गोरखाओं ने आक्रमण किया, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1791 ईस्वी में पराजित गोरखाओं को 25,000 वार्षिक कर देकर शत्रुओं से राज्य की रक्षा की। संवत 1851-52 या 1795 ईस्वी में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे इकावनी बावनी के नाम से जाना जाता है। बावनी का मतलब गढ़वाल में भयंकर अकाल होता है। 1803 ईस्वी में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया और उस समय गोरखा ने में अमर सिंह थापा व हस्तीदल चौधरी के नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया। गणनरेश ने बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 सैनिकों की सेना बनाई, जिसमें लंढौर रियासत में गुजर राजा राय दयाल सिंह ने गणपति की सहायता की।
14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बड़ा के मैदान में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए, जिनके एक पुत्र प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बना दिया, जबकि दूसरा सुदर्शन शाह हरिद्वार भाग गया था। अक्टूबर 1814 ईस्वी में सुदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना गढ़वाल भेजी। प्रद्युमन शाह भाई प्रेम के कारण गोरखाओं के साथ युद्ध में शहीद हो गए, अतः हम कह सकते थे कि प्रद्युमन शाह गढ़वाल का हुमायूं था। वैली ऑफ दोन पुस्तक के लेखक थे A.R. गिल, जिसमें खुड़बुड़ा युद्ध का विवरण मिलता है। उसके बाद यहाँ पर पराक्रम शाह आते हैं। पराक्रम शाह प्रद्युमन शाह का भाई था। मोराराम के गढ़ गीता संग्राम या गणिका नाटक में पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार पराक्रम शाह ने मोराराम की गणिका छीन ली व प्रद्युमन शाह के वफादार मंत्रियों खंडूरी भाई रामी और धरणी की हत्या कर दी थी। टिहरी रियासत से पूर्व गढ़वाल प्रशासन। पवारकालीन मंत्रिमंडल व पदाधिकारी निम्न थे: मुख्तार प्रधानमंत्री, सदृश वजीर, प्रशासनाध्यक्ष, दीवान, सभापति, गोलदार, राजधानी सुरक्षाध्यक्ष, वकील, राजपूत, राजदूत, बख्शी, दूत, प्रेषणिक का कार्य। राजगुरु का पद मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण होता था, जिसके बाद में धर्माधिकारी कहा जाने लगा। गढ़वाल राज्य में शंकर गुरु, श्याम शाह, श्रीनिवास गुरु, फतेह शाह आदि गुरुओं का नाम मिलता है। गढ़ राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई मंडल होती थी, जिसे कालांतर में परगना कहा जाने लगा था। पवार शासकों ने वैष्णव, शैव एवं शाक्त धर्म के प्रति अपनी सहिष्णुता प्रदर्शित की थी। अब उसके बाद यहाँ पर जो है टिहरी रियासत का उदय होता है 1815 ईस्वी के बाद। तो ये टिहरी रियासत के जो उदय को हम कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज का था। कल हम जो है इसमें टिहरी रियासत के उदय, जिसमें सुदर्शन शाह है, चाहे भवानी शाह है, इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे। प्रताप शाह है, कीर्ति शाह, जो भी है इनमें आगे हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और इसका जो है कंप्लीट हो जाने के बाद मैं टेलीग्राम में इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।